गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जब किसी डीसी जनरेटर को नो लोड पर प्रचालित कराया जाता है तो आर्मेचर करंट का मान लगभग शून्य होता है, जिसके कारण फ्लक्स का वितरण एक समान बना रहता है। और जब आप डीसी जनरेटर को लोड की स्थिति पर प्रचालित कराते हो तो आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते थे, पहला था डीमैग्नेटाइजेशन और दूसरा था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो डीमैग्नेटाइजेशन होता है तो वहाँ पर यानी फ्लक्स में कमी आ जाती है। तो फ्लक्स में कमी आने के कारण ईएमएफ कम उत्पन्न होता है और ईएमएफ कम उत्पन्न होने के कारण टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। फिर उसके बाद में सेकंड हमने देखा था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकीय विक्षोभ देखा था। तो वहाँ पर क्या था कि लाइट लोड पर प्रचालित कराने के कारण कि आपकी जो फ्लक्स लाइंस होती है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है और पोल संतृप्ति के कारण ट्रेल टिप पे क्या हो जाता है, फ्लक्स अधिकतम हो जाता है, जबकि आपका जो लीड टिप होता है उस पे फ्लक्स कम हो जाता है, जिससे एमएनए की पोजीशन डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा में शिफ्ट हो जाती है। तो अब टोटल करंट को एकत्रित कराने के लिए ब्रश को हमेशा क्या कराना पड़ता है, शिफ्ट कराना पड़ता है। तो उससे क्या है कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन से कम्यूटेशन प्रभावित होता था। अब यदि आपने ब्रश को एमएनए शिफ्ट होने की दिशा में शिफ्ट करा देते हैं तो वहाँ पर जो करंट कलेक्शन की जो समस्या थी वो दूर हो जाती है। अब क्या है, छोटे साइज की जो मशीन होती है उनमें डीमैग्नेटाइजेशन को कम करने के लिए हमेशा क्या करेंगे हम कि प्रति पोल क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं। जबकि बड़े साइज की मशीन होती है उनमें डीमैग्नेटाइजेशन या क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के प्रभाव को कम करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो इस क्लास में हम सबसे पहले डीमैग्नेटाइजेशन को कम करने के लिए छोटी मशीन में क्या करेंगे कि जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स है उनको बढ़ाएंगे और उसके बाद में बड़े साइज की जो मशीन होती है उनमें हम क्या लगाएंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे, ताकि आपके आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव है वो न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, जैसे डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न पर पोल। डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे एम्पियर को ए से प्रदर्शित कर देता हूँ, टर्न को टी से प्रदर्शित कर देता हूँ। क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन प्रति पोल। ठीक है, तो जैसे ये आपके पास क्या था, एक पोल था, ये आपके पास एक पोल था, ठीक है, ये आपके पास एक पोल था, ठीक है। इस पोल के ऊपर फेरे ये थे आपके, ये फेरे थे, ठीक है। इन्हें नाम दे दिया मैंने एनसेंट। क्या दे दिया, एनसेंट। तो इसके कारण जो फ्लक्स था, जो आपका फ्लक्स था, और ये आपका आर्मेचर था, ये क्या था आपका आर्मेचर। तो यहां पर जो फ्लक्स था वो मान लीजिए 5 वेबर था, इतना था 5 वेबर। अब यदि आप इसमें क्या करते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो, क्या करते हो, नंबर ऑफ, क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है यानी विचुंबकन हो रहा है, तो विचुंबकन हो रहा है यानी फ्लक्स में कमी हो रही है,
तो आप क्या कर दीजिए, टर्न्स बढ़ा दीजिए। तो मैंने यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया है, तो ये n एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके कारण मान लीजिए क्या है, 2 वेबर और बढ़ चुका है आपका फ्लक्स, ठीक है। तो यहां पर जो आपका एम्पियर टर्न प्रति पोल डीमैग्नेटाइजेशन होगा वो कितना होगा, 2 थीटा बटे 180, ध्यान में रखना है, 2 थीटा बटे 180। अब देखिए एम्पियर, टोटल करंट क्या है आपके पास, IA है, क्या है, IA है। समांतर पथों की संख्या A, टर्न क्या है, Z/2, क्योंकि T बराबर क्या होता है, Z/2, प्रति पोल यानी बटे पोल, ठीक है। तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है यदि आपसे डीमैग्नेटाइजेशन पूछा जाता है, एम्पियर टर्न प्रति पोल, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एम्पियर टर्न प्रति पोल डीमैग्नेटाइजेशन बराबर 2 थीटा बटे 180 IA बटे A इंटू Z/2P लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, यानी डीमैग्नेटाइजेशन को तो हम क्या बोलते हैं, विचुंबकन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या था, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्या, एम्पियर टर्न प्रति पोल, ठीक है। तो इसे आप किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो, एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्रति पोल से, ठीक है। तो आप क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को क्या बोलते हो, चुंबकीय विक्षोभ बोलते हो, चुंबकीय विक्षोभ, ठीक है। तो इसके लिए जो आप फॉर्मूला बनाओगे ATC बटे पोल, तो वो क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा बटे 180 IA बटे A, ठीक है, इंटू Z/2 प्रति पोल होगा। तो अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा बटे 180 इंटू IA बटे A इंटू Z/2P आ जाए। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है कि इनको टच भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके बुक में कहीं पर दिया नहीं गया। जब आप निमी पैटर्न पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें ये जरूर दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक भी ऐड कर दिया है इसमें, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट कंपनसेटिंग वाइंडिंग पढ़ा देता, ठीक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो प्रभाव होते थे। एक तो होता था क्या, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता था, ठीक है, फाई सी, और दूसरा को किस में विभाजित हुआ था, फाई डी में, डीमैग्नेटाइजेशन, और ये आपका क्या होता था, फाई ए होता था। आर्मेचर का फ्लक्स दो भागों में विभाजित हो जाता था, एक तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए और दूसरा डीमैग्नेटाइजेशन के लिए। तो इसका जो एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्रति पोल, और इसका क्या था, एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन प्रति पोल।
तो यहां पर जो टोटल आएगा आपका एम्पियर टर्न प्रति पोल, ठीक है, आर्मेचर में, तो वो कितना आ जाएगा आपका यहां पर IA बटे A इंटू जेड अपॉन में 2P आ जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि एम्पियर टर्न प्रति पोल आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट का पूछा जाए तो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको लगाना है। क्यों कि यहां पर जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ध्यान में रखना है कि एक 6 पोल वेव वाइंडिंग क्या दिया है आपको, 6 पोल वेव वाइंडिंग, जिसमें क्या है 720 चालक और आपसे पूछा गया है 200 एम्पियर करंट, एम्पियर धारा दी गई है, ठीक है। एक 6 पोल वेव वाइंडिंग है, उसमें 720 चालक हैं, 200 एम्पियर धारा है, ठीक है। तो यहां पर आपसे सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, ब्रश को 6 डिग्री विद्युतीय शिफ्ट कराने पर, ठीक है, एम्पियर टर्न प्रति पोल डीमैग्नेटाइजेशन और एम्पियर टर्न प्रति पोल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो यहां पर विद्युतीय दिया गया है और ये जो थीटा है यहां पर क्या है, विद्युतीय है, इलेक्ट्रिकल डिग्री है। तो यहां से पहला फॉर्मूला उठा लीजिए, एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन प्रति पोल बराबर क्या होता है, 2 थीटा बटे 180 गुणा IA बटे A इंटू जेड अपॉन में 2P दिया गया, यही है। तो 2 और थीटा का मान कितना दिया है, 6 डिग्री, तो 2 गुणा 6 बटे 180, ठीक है, इंटू टोटल करंट 720, समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि वेव वाइंडिंग दी गई है, तो डिवाइड बाय 2 इंटू चालकों की संख्या, सॉरी करंट आपको 200 एम्पियर दिया है, यहाँ पे करंट कितना दिया है 200 एम्पियर, चालकों की संख्या कितनी है 720, 2 गुणा पोलों की संख्या 6। तो यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, 6 से यहां 6 कैंसिल हो गया है, ठीक है, और इसे 0 को यहां से काट दीजिए। अब देखिए ये कितने से कटेगा, 6 तियो 18 और 6 का 6 दूनी 12, 120, ठीक है। तो ये कितने से कट गया, 3 का 40 बार चला गया, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 4 दूनी 800, 800 क्या हो गया, एम्पियर टर्न प्रति पोल आ चुका है आपका रिजल्ट, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन निकालोगे, एम्पियर टर्न प्रति पोल, तो क्या है 180 माइनस 2 थीटा बटे 180 गुणा IA बटे A इंटू जेड अपॉन में क्या है 2P। तो 180 में से क्या घटाओगे आप, यहां पर 2 थीटा, थीटा का मान 6 डिग्री, तो 6 दूनी 12, 12 इसमें से कम कर दिए, 180 गुणा IA का मान 200 बटे समांतर पथों की संख्या 2, चालकों की संख्या 720 बटे 2 गुणा 6, ठीक है। तो यहां पर 180 में से 12 गया, 168 बटे
आपका कितना हो गया 180 गुणा 200 बटे 2 गुणा 72 720 बटे 2 गुणा 6। ठीक है, तो काट दीजिए इसको यहां से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 6 से काटोगे तो 12 बार चला गया, 12 6 की 72, 2 से काटोगे फिर कितना हो गया 6, इस 6 से इसे काटोगे 3 बार चला गया। ठीक है, 3 बार चला गया है, तो नीचे कितना है, एक ऊपर कितना है 168 गुणा 200 बटे 3 गुणा 2। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 8 48, तो इस 6 से कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और बच गया 4, 6 8 48, तो ये कितना हो गया 00 और 8 दूनी 16, 5600। 5600 क्या आ चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है। तो इस प्रकार का आपसे बेसिक क्वेश्चन किससे पूछा जा सकता है, डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकते हैं कि ब्रश को 6 डिग्री यांत्रिक घूर्णन, यांत्रिक शिफ्ट करवाया जाए तो एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन प्रतिपोल, एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्रतिपोल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद करना है। तो अब की बार क्या दिया है आपको, यांत्रिक शिफ्ट कराया गया है, तो आपको यहां पर क्या चाहिए, विद्युतीय। तो आप सभी जानते हो कि थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होता है, थीटा मैकेनिकल गुणा पोल बटे क्या होता है 2। ये फॉर्मूला जब हमने डीसी जनरेटर स्टार्ट किया था उस समय मैंने बताया था। तो थीटा इलेक्ट्रिकल निकालोगे तो यांत्रिक कितना गुणन करा रहे हो, 6 डिग्री गुणा पोल की संख्या 6 बटे 2, तो अब की बार कितना हो गया 18 डिग्री हो गया। कौन सा, विद्युतीय है। तो यहां पर विद्युतीय की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि यांत्रिक आप 6 डिग्री शिफ्ट कराते हो तो विद्युतीय कितना हो गया 18 डिग्री हो गया। तो अब जो क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें थीटा का मान क्या रखोगे, 18 डिग्री रखोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर यांत्रिक दिया गया है या विद्युतीय दिया गया है। तो ये है आपका स्मॉल साइज में आपका एम्पियर टर्न बढ़ाने का मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे आर्मेचर रिएक्शन को दूर कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो छोटे साइज की मशीनरी है उसमें आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि पर पोल टर्न्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, जबकि बड़े साइज की मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूं। हेडिंग डालिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग। क्या हेडिंग डालनी है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ध्यान में रखना है कि जो बड़े साइज की मशीन होती है वो हाई स्पीड और परिवर्तनशील लोड पर प्रचालित कराई जाती है, इसलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग आवश्यक है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे,
लार्ज साइज मशीन हाई स्पीड व परिवर्तनशील लोड पर प्रचालित करवाई जाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो लार्ज साइज मशीन है वो हाई स्पीड और परिवर्तनशील लोड पर प्रचालित करवाई जाती है। अतः कंपनसेटिंग वाइंडिंग मशीन डिजाइन के समय ही लगा दी जाती है। ठीक है, तो किस प्रकार से लगाई जाती है ये हम पहले देखते हैं और उसके इफेक्ट कैसे कार्य करेगा उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, पोल्स ले लिया आपके। ठीक है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो हमेशा जो फ्लक्स लाइंस होती है वो हमेशा कहाँ होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। ठीक है, अब क्या है कि ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, ये आपका क्या है, आर्मेचर। और यहां पर आपके क्या लगाए जाते हैं, ब्रश लगाए जाते हैं। किस कंडीशन पे, एमएनए की कंडीशन। ठीक है, ये जीएनए एमएनए। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ साइड होता है इस पर यहां पर जो खांचे होंगे, ठीक है, इन खांचों में जो आपका चालक होगा उसमें धारा अंदर की तरफ है और जो साउथ साइड में आपका जो चालक है उसमें धारा बाहर की तरफ है। ठीक है, अब देखिए ये है बेसिक। आप ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसके बाद में मैं डिटेल बता दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपके पोल फेस या पोल शू है उसमें क्या है, खांचे काटे जाते हैं। ठीक है, ये आपने यहां पे क्या काट दिए, खांचे काट दिए। इसमें पोल फेस बोल सकते हो आप या पोल शू बोल सकते हो। इसमें क्या है, खांचे काटे जाते हैं इस प्रकार से। और इसमें क्या है, आप वाइंडिंग स्थापित करा देते हो और ये वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित की जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो चालक होगा यानी जो वाइंडिंग होगी कंपनसेटिंग, ठीक है, ठीक है,
तो ये वाइंडिंग हमेशा क्या होगा, आर्मेचर के श्रेणी में होगी। किसके श्रेणी में होगी, आर्मेचर के श्रेणी में होगी। ठीक है, किसके माध्यम से, ब्रश के माध्यम से। लेकिन इसमें जो धारा की दिशा होती है वो आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा के क्या रहती है, विपरीत। तो यहां पर धारा क्या है, अंदर जा रही है, तो यहां से क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, और यहां पर अंदर जा रही, सॉरी बाहर आ रही है, तो यहां पर क्या होगी, अंदर जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कनेक्शन आपको ध्यान में रखना है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल फेस या पोल शू में लगाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो आर्मेचर के श्रेणी में ब्रश के माध्यम से संयोजित रहती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग में धारा की दिशा आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा के क्या होती है, विपरीत। अब आपको पता है कि जब दोनों में धारा की दिशा विपरीत है तो फ्लक्स भी क्या होगा, विपरीत होगा। और वो फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ पर जो ट्रेल टिप पर अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न होता है और लीड टिप पर कम होता है, उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी फ्लक्स का वितरण क्या कर देगा, एक समान कर देगा, जिससे आपकी आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये तो आपका क्या है, पोल शू है। ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, पोल शू या पोल फेस बोलते हैं। और ये आपकी क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो किस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव इसमें एक्टिव होगा। तो बड़े साइज की मशीन है, जब इसे आप परिवर्तनशील लोड पर प्रचालित कराओगे तो परिवर्तनशील लोड पर प्रचालित कराने के कारण आर्मेचर का फ्लक्स आर्मेचर कंडक्टर को लिंक करने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर स्थैतिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। और स्थैतिक ईएमएफ के कारण यहाँ पर क्या होगा, चक्रण धारा उत्पन्न होगी। और वो चक्रण धारा क्या करती है, ब्रश पर स्पार्क उत्पन्न करती है। और मशीन की स्पीड अधिक होने के कारण वो स्पार्क पूरे कम्यूटेटर पर फैल जाती है, जिससे कम्यूटेटर फ्लैश ओवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लार्ज साइज मशीन जब लार्ज साइज मशीन को परिवर्तनशील लोड पर प्रचालित करवाया जाता है तो आर्मेचर फ्लक्स आर्मेचर चालक को लिंक करने की चेष्टा करता है। क्या करता है, चेष्टा करता है। तथा स्थैतिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है भाई, स्थैतिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। वह
चक्रण धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, जो ब्रश पर स्पार्क उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ब्रश पर स्पार्क उत्पन्न करती है। मशीन की स्पीड उच्च होने के कारण स्पार्क पूरे कम्यूटेटर पर, क्या है, होने के कारण स्पार्क पूरे कम्यूटेटर पर फैल जाती है, फैल जाती है। वह कम्यूटेटर फ्लैश ओवर हो जाता है। ठीक है, ये कारण है। ठीक है, अब देखिए कि आपका क्या है, कम्यूटेटर फ्लैश ओवर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि इस फ्लैश ओवर से बचने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, हमेशा जो फ्लक्स है ट्रेल टिप पर उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल शू या फेस में स्लॉट काट कर लगाई जाती है, जो आर्मेचर के श्रेणी में ब्रश के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो पोल शू या फेस में स्लॉट काट कर लगाई जाती है, जो आर्मेचर के श्रेणी में ब्रश के माध्यम से जुड़ी रहती है। ठीक है, और ध्यान में रखना है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग में धारा की दिशा आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखना है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग में धारा की दिशा आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा के क्या होती है? विपरीत होती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमेशा प्रत्येक पोल के अंदर में जो फ्लक्स है उसको क्या कर देगी? कम कर देती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रत्येक पोल के
नीचे आर्मेचर फ्लक्स को कम कर देती है। क्या कर देती है? आर्मेचर फ्लक्स को कम कर देती है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इसमें धारा की दिशा कहाँ है? बाहर की तरफ है, और इस साइड के जो आपका आर्मेचर है उसमें जो धारा की दिशा है वो क्या है? अंदर की तरफ है। तो दोनों की दिशाएं क्या है? विपरीत है। तो यहां पर जो एयर गैप है, इसमें जो फ्लक्स है उसको क्या कर देगी? कम कर देगी। फ्लक्स कम हो जाएगा तो आपका आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव भी कम हो जाएगा। और मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रेलिंग जो टिप होता है, इस पे फ्लक्स क्या रहता है? अधिकतम रहता है। तो ये फ्लक्स, ट्रेलिंग टिप का जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो, उसकी संख्या प्रति पोल कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रति पोल क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए आपके पास आर्मेचर का करंट है, IA क्या है? आर्मेचर करंट है। ठीक है, A क्या है? पैरेलल पाथ है। ठीक है, Z क्या है आपके पास? टोटल कंडक्टर है ना, और ZC मान लेते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर है ना। तो आप यहां पर एम्पियर टर्न आपके आर्मेचर के बराबर एम्पियर टर्न कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बराबर रख दीजिए। ठीक है, इसमें एम्पियर टोटल धारा आर्मेचर में IA समांतर पथ A इंटू टर्न Z/2। यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, तो यहाँ पर टोटल धारा मान लेते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग में आपका IA मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि श्रेणी में संयोजित है तो धारा समान होगी। और ZC/2 तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है? आर्मेचर करंट से आर्मेचर करंट, चालक से चालक कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे ZC है तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं है यहाँ से। तो यहाँ से ZC बराबर आपके पास क्या आ गया? Z/A आ गया। अब यदि प्रति पोल बात की जाए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रति पोल बात की जाए, तो पोल का इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। Z/में क्या आ जाएगा? PA आ जाएगा। Z/PA आ जाएगा। अब देखिए, ये तो आपका क्या है? ये तो आपका क्या है? पोल है, ये आर्मेचर है। ठीक है, तो ये जो पोल के आगे का भाग होता है इसे बोलते हैं हम पोल आर्क। और ये जो भाग होता है इससे आर्मेचर का, इसे बोलते हैं पोल पिच। ठीक है, तो यहां पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर पोल निकालनी हो आपको, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है Z/PA इंटू पोल आर्क बटे पोल पिच, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रति पोल निकालना हो तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका आर्मेचर रिएक्शन और उसे दूर करने का मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में हम कम्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।